डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रायद्वीपीय भारत का एक सब टॉपिक पूर्वी घाट, उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पूर्वी घाट जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पश्चिमी घाट को पढ़ा था, तो पश्चिमी घाट की तरह ही पूर्वी घाट जो है वो दक्कन के पठार के पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तटवर्ती मैदान के समानांतर ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ विस्तृत है, लेकिन ये एक विच्छिन्न श्रेणी के रूप में है। ये एक तरह से डिसकंटिन्यूअस सीरीज ऑफ माउंटेन्स है। इसमें जितने भी ये माउंटेन्स हैं, इसमें सभी एक दूसरे से अलग अलग श्रेणियों के रूप में है। ये महानदी, उड़ीसा में महानदी से लेकर, हम यदि इसके विस्तार की बात करें तो महानदी से लेकर दक्षिण में, वैसे ये कन्याकुमारी तक विस्तृत है। तमिलनाडु में जो हमारा मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु है कन्याकुमारी, वहां तक विस्तृत है। तो इनकी यदि हम लंबाई देखें, इसका विस्तार, तो वो है 1300 किलोमीटर। अब ये 1300 किलोमीटर एक सतत श्रृंखला नहीं है, सतत श्रेणी नहीं है, बल्कि ये बीच बीच में टूटी हुई है, ब्रेक हुई हुई है। और इसकी ब्रेक का जो कारण है वो क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये महानदी जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है और बंगाल की खाड़ी में गिर रही है उड़ीसा में। फिर यदि हम नीचे की तरफ आते हैं तो गोदावरी, ये वेस्टर्न घाट से निकल रही है और उसके बाद ये भी बंगाल की खाड़ी की तरफ दक्षिण पूर्व की तरफ बहते हुए गिर रही है। कृष्णा जो इसके दक्षिण में है, फिर इसके बाद कावेरी। इस तरह से ये जो चार प्रमुख नदियां हैं, इन्होंने पूर्वी घाट को विच्छिन्न कर दिया है, बीच बीच में से इसमें ब्रेक कर दिया है। अब पूर्वी घाट जो है, इसका यदि हम विस्तार, जैसे मैंने आपको बताया कि 1300 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ है, और जबकि पश्चिमी घाट है वो तापी नदी से कन्याकुमारी तक है, 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत था। मैं बीच बीच में आपको दोनों का डिफरेंस भी कहीं कहीं बताती चली जाऊंगी। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी के पास, जो नीलगिरी जो है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों का जहां पर राज्यों की सीमाएं मिल रही हैं, वहां पर है नीलगिरी। और नीलगिरी पर आकर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है वो मिल जाते हैं। और जो दक्षिण का हिस्सा जो है, जिसमें कि सदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स के रूप में है, और इधर जो पूर्वी घाट है वो नीचे दक्षिण तक है, कावेरी के उत्तर में और कावेरी के दक्षिण तक, ये इसकी अलग अलग श्रेणियां हैं। तो इसमें यदि हम डिफरेंस देखें तो ये कंटिन्यूअस सीरीज है, जिसको कि जो कुछ दर्रे हैं उनके माध्यम से पश्चिमी घाट को हम पार कर सकते हैं, तो जबकि पूर्वी घाट जो है उसको नदियों ने ऑलरेडी उसको विच्छिन्न कर रखा है। बड़ी बड़ी बीच में इनकी घाटियां हैं, जिसके कारण कि ये एक तरह से डिसकंटिन्यूअस सीरीज के रूप में है। अब यदि मैं इसमें आपको नाम बताती हूँ, जो कि मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, लेकिन पूर्वी घाट जो है उसको लोकली यहाँ पर किजाक्कू थोडार्ची मलाइगल, एक तो इस नाम से भी जाना जाता है, एक तुरुपु कनुमालू, ये भी इसका नाम है। और यदि हम साउथ में देखें तो महेंद्र पर्वतम नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके कुछ ऐसे नाम हैं, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसमें जो कन्नड़ और तमिल और तेलुगु भाषा है उसके आधार पर इसकी जो स्थानिक रूप से इसको जिन नामों से जाना जाता है वो है किजाक्कू थोडार्ची मलाइगल और तुरुपु कनुमालू, और दक्षिण में इसको वैसे सामान्य तौर पर महेंद्र पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। विस्तार हमने जान ही लिया कि ये है 1300 किलोमीटर लंबाई, जिसको हम महानदी से शुरू करके और दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई को 1300 किलोमीटर लंबाई में ले रहे हैं। क्योंकि ये ब्रेक हुई भी है तो इसलिए इसकी लंबाई जो है वो पश्चिमी घाट की तुलना में कम है, और जहां उसकी 1600 किलोमीटर थी तो यहाँ इसकी 1300 किलोमीटर है। अब हम बच्चों इसमें हम कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें उड़ीसा, उड़ीसा के बाद दक्षिण में है उसके आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के दक्षिण में है तमिलनाडु।
ये तो तीन मुख्य राज्य हैं, लगातार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हम चल रहे हैं। तो ये तीनों जो राज्य हैं कंटिन्यूएशन में, इनमें तो इसका विस्तार है ही। इसके अलावा इनसे लगता हुआ जो पश्चिम की तरफ है, जैसे कि तेलंगाना राज्य है, ये आंध्र प्रदेश के पश्चिम की तरफ है, और इधर कर्नाटक जो है, इसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के पश्चिम की तरफ है। तो तेलंगाना और कर्नाटक, इनके भी कुछ भाग जो हैं, उनमें पूर्वी घाट की से संबंधित जो हिल्स हैं वो पाई जाती हैं। और इसके अलावा केरला में एक वायनाड जिला है। केरला में बच्चों केवल एकमात्र जिला है वायनाड, जिसमें कि कुरुम्बा मालाकोट्टा नाम की एक एकल पहाड़ी जो है, उसके रूप में भी पश्चिम पूर्वी घाट जो है वो विद्यमान है। तो इस तरह से हम देखें तो इसमें तीन राज्य तो कंप्लीट आ जाते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जबकि दो राज्य जिसमें तेलंगाना और कर्नाटक, इनका कुछ भाग है इसके अंतर्गत है। और केरला का एकमात्र जिला है वायनाड जिला, जिसमें कुरुम्बा मालाकोट्टा करके एक एकल पहाड़ी है, वो भी पूर्वी घाट से ही संबंधित है। तो इस तरह से हम 6 राज्य मान लेते हैं, जिसमें कि केरला का केवल एकमात्र जिला है वायनाड जिला, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है बच्चों, अब इसकी हम औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कम है पश्चिमी घाट की तुलना में, ये है 615 मीटर। जबकि पश्चिमी घाट जो है वो 900 से 1200 मीटर के बीच है उसकी औसत ऊंचाई, जबकि इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 615 मीटर है। इसकी वजह यह है कि ये प्री कैम्ब्रियन वलित पर्वत है। इनका जो निर्माण काल है ये अरावली के समकालिक है, बट अरावली जो पर्वतमाला है उसकी तुलना में ये नवीन है। और प्री कैम्ब्रियन युगीन ये वलित पर्वत है। और इनको जो नदियां हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मुख्य 4 नदियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित है, और ये इसमें प्रवाहित हो रही हैं। और इन्होंने इसको विच्छिन्न कर दिया है, इस प्राचीन वलित पर्वतमाला को विच्छिन्न कर दिया है, और इस तरह से ये अनाच्छादित होकर इसकी जो ऊंचाई है वो कम हो गई है। इसीलिए इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 615 मीटर है। अब हम चौड़ाई की बात करते हैं। तो चौड़ाई में आप बच्चों यहाँ पर देखिए कि यदि हम इसकी उत्तर में चूंकि उड़ीसा है और दक्षिण में इसके तमिलनाडु राज्य है, तो उत्तर में इसकी जो चौड़ाई है वो 200 किलोमीटर है। जबकि दक्षिण की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जा रही है और वो 100 किलोमीटर ही रह जाती है। जबकि हमने पश्चिमी घाट में देखा था, पश्चिमी घाट जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, तो वो उत्तर में कम है उसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर और दक्षिण में उसकी चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर है। तो देखा जाए तो ये दुगनी चौड़ाई वाले हैं, जहां इसमें उत्तर में पश्चिमी घाट में उत्तर में चौड़ाई कम थी और दक्षिण की तरफ चौड़ाई बढ़ रही है, जबकि इसमें इसका उल्टा है। इसमें उत्तर में चौड़ाई जहां है वो 200 किलोमीटर है, जबकि दक्षिण में जो इसकी चौड़ाई है वो 100 किलोमीटर है। तो इस तरह से इन दोनों की जो चौड़ाई है उसमें डिफरेंस है। अब इसके बाद हमको बच्चों इसमें यदि हम देखें चट्टान क्रम की बात करें, क्योंकि ये प्राचीन प्री कैम्ब्रियन युगीन वलित पर्वत है, तो यहाँ की जो चट्टानें हैं वो भी बहुत पुरातन है और पुराने जियोलॉजी वाली चट्टानें हैं। इसमें खोंडेलाइट, आपको 3 चट्टानों का क्रम मुख्य रूप से याद रखना है। एक तो खोंडेलाइट जो सीरीज वाली है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है। फिर इसके बाद है धारवाड़ जो है, धारवाड़ जिला भी है कर्नाटक में, इससे आपको याद रह जाएगा। कर्नाटक और मेघालय का जो शिलोंग पठार वाला जो हिस्सा है उसमें भी धारवाड़ जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। फिर इसके बाद है चर्नोकाइट, आर्कियन नीस, ग्रेनाइट और क्वार्ट्जाइट। ये जो है ये तमिलनाडु, सबसे दक्षिण का जो जिला है तमिलनाडु में। तो इसलिए खोंडेलाइट जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, जिसमें आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग ज्यादा इसमें सम्मिलित है। फिर इसके बाद है धारवाड़ में कर्नाटक, धारवाड़ क्रम की जो है कर्नाटक और मेघालय में। और चार्नोकाइट, आर्कियन नीस, ग्रेनाइट और क्वार्ट्जाइट जो है वो तमिलनाडु राज्य में इनका विस्तार है वो पाया जाता है। अब इसमें बच्चों हमको अब मेनली हमने ये समझ लिया कि इसका निर्माण काल कब था, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अब इसमें मैं आपको ये चीज पहले बता चुकी हूँ
कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में है दक्कन का पठार, और इनके दोनों तरफ है तटवर्ती मैदान। जैसे कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान जो है वो पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ थे, तो इधर पूर्वी घाट जो है उसके पूर्व की तरफ है पूर्वी तटवर्ती मैदान, और बंगाल की खाड़ी से लगते हुए हैं। तो एक तरह से पूर्वी तटवर्ती मैदान और दक्कन के पठार के मध्य में जो है ये इसका एज या किनारा निर्धारित कर रही है कौन? पूर्वी घाट। अब इसमें हमें जो मुख्य रूप से समझना है वो ये है कि देखिए पूर्वी घाट के उत्तर में है छोटा नागपुर का पठार। तो एक तरह से पूर्वी घाट जो है आगे जाकर किससे, इसका एक्सटेंशन या इसका आगे का जो भाग है जिससे जुड़ रहा है वो है छोटा नागपुर का पठार। और दक्षिण की तरफ हम देखें तो ये फिर नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसमें जाकर मिल जाते हैं, और आगे कन्याकुमारी तक फिर हम इसका विस्तार है वो मानते हुए इसकी लंबाई जो है वो 1300 किलोमीटर रखते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से हमारे समझने की बात यह है कि इसमें अलग अलग जो राज्य हैं उनमें अलग अलग एक तरह से खंडित श्रेणियों के रूप में है ये। तो यदि हम गुजरात से शुरू करते हैं, सॉरी बच्चों, उड़ीसा से प्रारंभ करते हैं, तो उड़ीसा में आप देखिए कि उड़ीसा में इसमें एक तो ये सिमलीपाल यहाँ पर है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है एकदम इसके उत्तर पूर्व की तरफ। तो यहाँ पर सिमलीपाल मैसिफ है। सिमलीपाल मैसिफ एक तरह से जो पूर्वी घाट है इसका उत्तर पूर्वी एकदम छोर पर उत्तर पूर्वी विस्तार है सिमलीपाल। ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, जिला है कहाँ पर? उड़ीसा में, वहां पर स्थित है, और सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। इसके बाद उस पूर्वी घाट का ही यदि हम उड़ीसा में उत्तर की तरफ विस्तार देखें तो इसका नॉर्दर्न जो पोर्शन है वो है गडजात पहाड़ियों के रूप में। ये गडजात जो पहाड़ियां हैं ये सिमलीपाल के तो पश्चिम की तरफ है, और एक तरह से पूर्वी घाट का उत्तरी भाग है जो कि उड़ीसा के जो उत्तरी जिले हैं जिसमें सुंदरगढ़ जो है, जिसमें राउरकेला स्टील प्लांट भी है, सुंदरगढ़ है, इसके अलावा मयूरभंज से ये आप देखिए मयूरभंज, सुंदरगढ़, केंदुझर, ये कुछ ऐसे यहाँ पे उत्तर की तरफ के जो जिले हैं ये आप एटलस में देखिएगा। यहाँ पर इसका मुख्य रूप से 4-5 जिले हैं जिनमें इसका विस्तार है। और गडजात पहाड़ियां जो हैं उनको महानदी ने एक तरह से बीच में से बाइसेक्ट कर दिया है, उसको बीच में से 2 भागों में है वो गडजात पहाड़ियों को महानदी ने काट दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आशिया मुंडा है, टिकरपाड़ा है, नयागढ़ है, ऐसी कुछ पहाड़ियां हैं यहाँ पर विद्यमान है। इसके अलावा ये चीज बच्चों आपको नहीं भूलनी है कि गोदावरी से लेकर महानदी तक का जो रीजन है वहां पर ही पूर्वी घाट ट्रू माउंटेन के रूप में या ट्रू माउंटेन रेंज के रूप में एक तरह से कह लीजिए सतत रूप से विद्यमान है, और उनकी ऊंचाई भी अधिक है। जहां ऊंचाई की बात है तो बच्चों ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि पूर्वी घाट में दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है वो पहाड़ियों की ऊंचाई है वो बढ़ रही है, जबकि पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है वो ऊंचाई है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक तो एक श्रेणी जो है वो मलिया श्रेणी है। ये जो हमने कंटिन्यू मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि ये पूरी की पूरी एक रेंज के रूप में है, एक सतत श्रेणी के रूप में है महानदी से गोदावरी के बीच में। तो एक तो है मांडुगुला और एक है मलिया रेंज, ये आपको नहीं भूलना है। ये 2 रेंज है, मलिया रेंज, और मलिया रेंज जो है वो उड़ीसा में भी है उसका विस्तार और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में भी है। और इसी तरह से मांडुगुला जो है उसका भी विस्तार इस तरह से इसी के पैरेलल है। और मलिया रेंज जो है उसकी औसत जो ऊंचाई है वो 900 से 1200 मीटर है, जबकि मांडुगुला जो है उसकी औसत ऊंचाई मलिया से ज्यादा है और वो है 1100 से 1400 मीटर। तो ये दोनों जो रेंज है यही पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो यहीं पर अवस्थित है। जैसे कि आपने एनसीईआरटी की बुक्स में महेंद्रगिरी को पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी के रूप में अभी तक पढ़ा होगा। महेंद्रगिरी जो है वो मलिया रेंज पर अवस्थित है, और गंजम जिला है यहाँ पर। इस जगह पर यदि आपको यहाँ पर मैं बता पा रही हूँ तो ये गंजम जिला जो है यहाँ पर है महेंद्रगिरी मलिया रेंज पर, और 1501 मीटर ऊंची है। फिर इसके बाद लेकिन उड़ीसा की सर्वोच्च चोटी जो है वो है देवमाली।
देवमाली कोरापुट जिले में है और ये 1672 मीटर ऊंची है और ये माडुगुला जो रेंज है उसमें अवस्थित है और कोरापुट जो है जिला ओडिशा का उसमें है देवमाली। तो 1672 मीटर ऊंचाई के साथ ये ओडिशा की सर्वोच्च चोटी है, जबकि महेंद्रगिरी की जो ऊंचाई है वो 1501 मीटर है। इसके अलावा बच्चों मांडुगुला जो है, जब हम आंध्र प्रदेश की तरफ आएंगे तो इसमें बहुत सारी ऐसी ऊंची चोटियां हैं जो कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी के अंतर्गत आती है, तो वो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो इस तरह से जो उड़ीसा है इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। उड़ीसा में एक तो आप सिमलीपाल मैसिव, इसका उत्तर पूर्वी विस्तार है, किसका, पूर्वी घाट का। फिर गड़जात जो है इसका उत्तरी विस्तार है पूर्वी घाट का, वो भी उड़ीसा में ही है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आशिया मुंडा, टिकरमाड़ा, नयागढ़, ये कुछ ऐसी और भी यहाँ पर पर्वत श्रेणियां हैं जो कि पूर्वी घाट से संबंधित है और उड़ीसा में स्थित है। फिर इसके बाद चोटियों में आपको महेंद्रगिरी नहीं भूलनी है। महेंद्रगिरी 1501 मीटर है, गंजम जिले में है, और देवमाली है वो कोरापुट जिले में है, और ये कोरापुट जिले में ये देवमाली जो है ये हाईएस्ट पीक है उड़ीसा की। फिर इसके बाद हम अब नीचे दक्षिण की तरफ आते हैं, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है उसके दो नया राज्य बना था 2 जून 2014 को, तेलंगाना, जो कि उसका एक तरह से उत्तर पश्चिम की जो हिस्सा है वो इससे अलग हो गया। तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो है इसका हम उत्तर की तरफ विशाखापट्टनम वाला जो जिला वाला हिस्सा है, यहाँ पर आप देखिए मांडुगुला विशाखापट्टनम श्रीकाकुलम होते हुए ये उड़ीसा में एंटर कर जाती है। तो यहाँ पर मांडुगुला जो श्रेणी है इस पर जिंदागढ़ा जो पीक है, ये पीक सबसे हाईएस्ट पीक है और ये 1690 मीटर ऊंची है। ठीक है बच्चों, तो जिंदागढ़ा आपको याद रखना है। जिंदागढ़ा जो है 1690 मीटर ऊंचाई के साथ पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। अराकू वैली है विशाखापट्टनम के पास, वहीं पर अवस्थित है ये। इसके अलावा और इसको सितंबा कोंडा के नाम से जो है यहाँ पर सर्वे ऑफ जो इंडिया है उसने अरमाकोंडा, एक इसी के निकट में विशाखापट्टनम के पास ही और मांडुगुला जो रेंज है उसी में है, अरमाकोंडा एक चोटी है जो कि इससे 10 मीटर छोटी है, 1680 मीटर ऊंची है। इसको सितंबा कोंडा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको एक तरह से जिंदागढ़ा के साथ जोड़ा है कि इसी को हाईएस्ट पीक बताया है। लेकिन बच्चों इसमें आप भूलिएगा नहीं, अरमाकोंडा और सितंबा कोंडा जो है वो एक ही पीक के नाम है, दो अलग अलग, और 1680 मीटर ऊंची है। और जिंदागढ़ा जो है ये भी अराकू वैली में है विशाखापट्टनम के पास, और 1690 मीटर ऊंचाई इसकी हाईएस्ट पीक है 1690 मीटर ऊंचाई के साथ। और मांडुगुला जो श्रेणी है वो नहीं भूलनी है। मांडुगुला तो श्रेणी का नाम है जो पूर्वी घाट से संबंधित है, विशाखापट्टनम जिले में है और अराकू वैली के अंतर्गत है। फिर इसके बाद हम यदि दक्षिण की तरफ जाते हैं तो इसी के यदि दक्षिण पश्चिम की तरफ तो है पापी हिल्स। पापी हिल्स जो है वो एक तरह से गोदावरी के उत्तर में है, और यहाँ खम्माम और पूर्वी गोदावरी, ये पश्चिमी गोदावरी वाला जो हिस्सा है वो इसके अंतर्गत आ जाता है, और इसमें है पापी हिल्स। फिर इसके बाद हम देखें तो गोदावरी और कृष्णा जो नदी की घाटियां हैं उनके बीच में है कोंडापल्ली। कोंडापल्ली जो है इसमें खम्बाम, कृष्णा और ये जो जिले हैं पश्चिमी गोदावरी, ये वाले जिले में है कोंडापल्ली। तो जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं इनके नाम बदल रहे हैं और श्रेणियां बदल रही हैं, इनकी आपको एक तरह से सीक्वेंस याद रखनी है बच्चों। फिर इसके बाद हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, यदि कृष्णा के दक्षिण की तरफ तो इसमें है नालकोंडा। नालकोंडा के नीचे है वेलिकोंडा, वेलिकोंडा के नीचे है पालकोंडा। तो बच्चों इस तरह से आपको एक सीरीज में याद रखना है, नालकोंडा, नालकोंडा के नीचे वेलिकोंडा, वेलिकोंडा के नीचे पालकोंडा और पालकोंडा के नीचे है नागरी। ये जितनी भी श्रेणियां हैं सब आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और इनके स्थानिक रूप से अलग अलग यहाँ पर तेलुगु भाषा में ही ये नाम है, और एक तरह से ये पहाड़ियां हैं या पहाड़ियों की श्रेणियां हैं। नागरी जो है ये एक तरह से तमिलनाडु की जहाँ राज्य की सीमा शुरू हो रही है वहां पर है नागरी श्रेणी,
और चित्तूर जिले में अवस्थित है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने बात की बिल्कुल जो पूर्वी तट है उसके समानांतर जो श्रेणियां हैं। अब इसी के थोड़ा सा यदि हम और पश्चिम की तरफ चलते हैं एक तरह से, तो यहाँ पर आप देखिए कि कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जो कि दो राज्यों से मिलती हुई हैं। ठीक है, जैसे कि शेषाचलम है। शेषाचलम जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर स्थित है, और तिरुपति जो यहाँ का धार्मिक स्थल है वो शेषाचलम इसमें ही है, और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। तो तिरुपति जो है, और इसी के दक्षिण की तरफ एक तिरुमाला श्रेणी भी है जो इसके नीचे निचली सतह पर निचली स्थान पर स्थित है, थोड़ा सा नीचे की तरफ शेषाचलम के नीचे है तिरुमाला। तो एक तरह से तिरुपति धार्मिक स्थल जो है वो शेषाचलम श्रेणी पे है। ये पूर्वी घाट की ही श्रेणी है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, राज्यों की सीमा पर स्थित है। इसी तरह से हम यदि अब तेलंगाना की देखते हैं, तो तेलंगाना जो है इसमें दो श्रेणियां आपको याद रखनी है, एक तो एरामलाई और नल्ला मलाई। एरामलाई और जो नल्ला मलाई है वो तेलंगाना में अवस्थित श्रेणियां हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने बताया कि सर्वोच्च जो चोटियां हैं वो आपको नहीं भूलनी है। एक तो जिंदागढ़ा 1690 मीटर ऊंची विशाखापट्टनम के पास, और एक अरमाकोंडा 1680 मीटर। अब हम तमिलनाडु की तरफ आते हैं, तो तमिलनाडु जो है उसमें आप देखिए नागरी जो है ये आंध्र प्रदेश तक है, एक तरह से सीमा के पास आ जाती है। जो तमिलनाडु का उत्तरी भाग है वहाँ एक तरह से इसके निकट है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश की श्रेणी के अंतर्गत है, हिल्स के अंतर्गत है। फिर इसके दक्षिण में तमिलनाडु शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको नहीं भूलना है, जावादी से शुरू होएगा, जावादी, जावादी के नीचे शेवराय, शेवराय के नीचे पंचामलाई, पंचामलाई के बाद है कलरायन, कलरायन के बाद है कोलीमलाई। तो कोलीमलाई देखा जाए तो कोलीमलाई एक तरह से कावेरी नदी के तो उत्तर में है, और ये कावेरी नदी के उत्तर की ये जितनी भी श्रेणियां हैं इनको आप एक सीक्वेंस में याद रखिएगा बच्चों। इसमें देखिए एक तो है जावादी, जावादी वेल्लोर और तिरुवनंतमलाई के जो जिले हैं उनमें विस्तृत है। फिर सलेम जो जिला है उसमें है शेवराय जो जावादी के दक्षिण की तरफ है। फिर इसके बाद है पंचामलाई, इसको पंचेस के नाम से भी जाना जाता है, इसका मीनिंग होता है यहाँ के लोकल उसमें हरा रंग, ग्रीन को कहते हैं पंचाई। फिर इसके बाद इसके दक्षिण में है, पंचामलाई के दक्षिण में है कलरायन, और कलरायन के दक्षिण में है कोलीमलाई। कोलीमलाई एक तरह से कावेरी जो नदी है उसके उत्तर की तरफ स्थित है। अब यहाँ तक की ये जो श्रेणियां हैं तमिलनाडु की, ये कहवा उत्पादन के लिए बहुत विख्यात है। यहाँ कॉफी के प्लांटेशन पाए जाते हैं, बागान पाए जाते हैं। फिर इसके कावेरी के दक्षिण में दो तीन श्रेणियां और हैं, करंथामलाई, सिरुमलाई और विरुशनाथ। इनकी ऊंचाइयां तुलनात्मक रूप से ये लो हिल्स के रूप में हैं। इसमें करंथामलाई और सिरुमलाई जो है वो डिंडीगुल जिले में है, जबकि विरुशनाथ है वो थैनी जिले में है। ये सभी किसमें है, ये तमिलनाडु राज्य में है। और विरुशनाथ को आपको नहीं भूलना है, विरुशनाथ की ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो एक सबसे दक्षिण में है, और वेंगई नदी जो है वो एक तरह से वेंगई नदी तमिलनाडु की सबसे दक्षिण में स्थित नदी है, जो कि पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और पाक स्ट्रेट में गिर रही है ये, और ये निकल रही है विरुशनाथ पर्वत श्रेणी से निकल रही है। ठीक है, और ये वेंगई नदी ने पालनी को विरुशनाथ से पृथक करने का काम किया है। पालनी जो श्रेणी है वो एक तरह से, इधर हमने वेस्टर्न घाट में पढ़ा था कि अनाईमुडी से उत्तर पूर्व की तरफ जो है पालनी श्रेणी है, तो एक तरह से साउथ माउंटेन कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, ना कि पूर्वी घाट का। तो इस तरह से बच्चों हमको ये सारा जितना भी हमें मुख्य रूप से क्या है, नक्शे को आपको एटलस को साथ में रखना है, और इनका एक सीक्वेंस जो है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ सकते हैं, किस राज्य में अवस्थित है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो वो सब हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद में रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताती हूँ कि यदि हम देखें कि वेस्टर्न घाट जो है वो महान जल विभाजक का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन जो पूर्वी घाट है वो एक वीक वाटरशेड के रूप में है एक तरह से, क्योंकि इससे जो निकलने वाली नदियां हैं
ये बहुत छोटी छोटी हैं। कुछ के नाम आपको याद रखना है, जैसे इंद्रावती नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है, वो भी इसी से निकलती है। ऋषिकुल्या, साबरी, शारदा, स्वर्णमुखी कुंडू, वेल्लोर, सिलोरी, सिलेरू, चंपावती, ये कुछ छोटी नदियां हैं जो कि किससे निकल रही हैं, पूर्वी घाट से निकल रही है। तो पूर्वी घाट जो है वो एक तरह से कमजोर जल विभाजक है, क्योंकि इसकी ऊंचाई भी कम है और इससे निकलने वाली नदियां हैं फिर वो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिर रही हैं। फिर इसके बाद हमें चोटियों में क्या याद रखना है, एक तो जिंदागढ़ा जो कि 1690 मीटर ऊंची है, अराकू वैलू विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, अरमाकोंडा, सितंबाकोंडा ये भी आंध्र प्रदेश में, ये 1680 मीटर ऊंची है, महेंद्रगिरी और देवमाली दोनों उड़ीसा में है, ये 1501 मीटर ऊंची है। महेंद्रगिरी जो है 1501 मीटर है, मलिया श्रेणी की है, गंजम जिले में है, और देवमाली जो है ये कोरापुट जिले में है, और साथ ही ये मांडूगुला जो श्रेणी है उससे संबंधित है और 1672 मीटर ऊंची है। इसके अलावा जो मांडूगुला जो श्रेणी है उसमें गलीकोंडा और सिकराम गुट्टा, ये दो आप चोटियों को और याद कर लीजिए। गलीकोंडा 1643 मीटर ऊंची है, तो सिंकराम जो गुट्टा है वो 1620 मीटर ऊंची है। इसके अलावा गड़जात हिल जो कि उत्तरी उड़ीसा में स्थित है, एक तरह से पूर्वी घाट का उत्तरी छोर पर स्थित है उड़ीसा में। यहाँ पे एक मलयागिरी श्रेणी जो है चोटी जो है 1187 मीटर ऊंची है और अंगुल जिले में स्थित है उड़ीसा के अंतर्गत। क्योंकि गड़जात जो हिल्स है वो 4-5 जिलों में अवस्थित है उत्तरी उड़ीसा के, तो उसमें से एक जिला है अंगुल जिला, उसमें 1187 मीटर ऊंचाई के साथ मलयागिरी जो हिल चोटी है वो अवस्थित है। अब बच्चों हम वर्षा का देखते हैं कि वर्षा यदि हम देखें तो पश्चिमी घाट जो है वहां पर वर्षा का औसत बहुत ज्यादा है, पूर्वी घाट में 60 से 100 सेंटीमीटर ही औसत है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक कारण तो यह है कि जो पश्चिमी घाट है वो तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है शाखा उसकी अरब सागरीय शाखा के समकोण पर पड़ते हैं, जबकि पूर्वी घाट जो है वो उसके दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अरब सागरीय शाखा है वो जो पश्चिमी घाट में बारिश करने के बाद जब पहुंचती है पूर्वी घाट तक तो उसकी क्षमता भी कम हो जाती है और आर्द्रता भी कम हो जाती है, तो इसके कारण वर्षा नहीं कर पाती है। और जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो उसके समानांतर पड़ती है। वैसे इसमें उत्तर पूर्वी तमिलनाडु वाला जो पार्ट है उसमें लौटते मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से जो बारिश है वो भी होती है, और साथ ही इधर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी बारिश होती है, बट इनका जो औसत है वो 60 से 100 सेंटीमीटर है, कम है। इसके अलावा यदि हम वनों की बात करें तो जो जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट जो है वो हॉट स्पॉट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भी वन है, लेकिन वहां पे जैसे कि आर्द्र सदाबहार उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है पश्चिमी घाट में, तो पूर्वी घाट में यहाँ पर शुष्क से आर्द्र पतझड़ वन जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, मैं वापस इसको बता देती हूँ यहाँ पे कि कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पे एक मेलागिरी जो चोटी है ये पूर्वी घाट से संबंधित है। मेलागिरी जो श्रेणी है ये चंदन के वृक्ष के उत्पादन के लिए, जो वीरप्पन जो इसका तस्कर हुआ है वो इसी वाले जो श्रेणी है, इसी में चंदन के जो वृक्ष है वो सबसे ज्यादा है वो पाए जाते हैं, वो है मेलागिरी चोटी श्रेणी, और ये तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, पूर्वी घाट से संबंधित है। तो इस तरह से शुष्क से आर्द्र पतझड़ वन है वो यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं। फिर इसके बाद यदि हम संरक्षित क्षेत्र में देखें तो जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन सब में इसके कुछ जैसे मैं नाम बता देती हूँ आपको। मैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बता रही हूँ, कोरिंगा सेंचुरी, कृष्णा सेंचुरी, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर, श्री सेलेम, ये दोनों का मिलाकर एक नाम है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है, ये टाइगर रिजर्व है। बाकी जितनी भी है ये सेंचुरीज है, कोरिंगा, कृष्णा, पापीकोंडा, ये तीनों तो सेंचुरीज है जो आंध्र प्रदेश में है। फिर इसके बाद नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये मैंने आपको बताया था। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो है शेषाचलम जो श्रेणी है, जहाँ पर तिरुपति धार्मिक स्थल भी है और बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का, वहां पर स्थित है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। इसके अलावा नागार्जुन सागर, श्री सलेम जो टाइगर रिजर्व है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में अवस्थित है। फिर इसके बाद हम उड़ीसा का देखें
तो हथगढ़ सेंचुरी है, लखारी सेंचुरी है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, और सुना डोडा टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। सिमलीपाल जो है वो मयूरभंज में है, और ये सब उड़ीसा के हैं। इसके अलावा वेदांतागल बर्ड सेंचुरी है, ये बहुत फेमस है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे जितने हैं वो एक तरह से पाल घाट में ही अवस्थित है, पाल घाट की जो पर्वत श्रेणियां है उसमें अवस्थित है। फिर मृदा की बात करें तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लाल बलुई मृदा है, वो ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये धारवाड़ युगीन और प्राचीन चट्टाने हैं, तो यहाँ पर लाल मिट्टी है वो ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, क्योंकि जितने भी ये नदियां हैं इनके जो दलदलीय क्षेत्र है या जो डेल्टाई भाग है उसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट भी ज्यादा है, इसलिए दलदलीय मृदा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर इसके बाद है कृषि में देखें तो यहाँ पर कहवा का उत्पादन हो रहा है, कहवा के बागान है, नारियल, चावल, क्योंकि यहाँ पर देखें तो हम काप मिट्टी भी है नदियों के डेल्टाई भाग में और घाटियों में, और तंबाकू के उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश है वो विख्यात है। फिर खनिजों की बात करें तो खनिज में यहाँ लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, अभ्रक, इस तरह के जो खनिज हैं जो कि प्राचीन आर्कियन चट्टानों में और प्राचीन चट्टानों में मिलने चाहिए, वो सब यहाँ पर मिलते हैं। फिर जनजातियां के लिए ये अलग अलग जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में जो जनजातियां हैं, जो यहाँ का हिली एरिया है जो कि ट्रू हिल्स के रूप में है, वहां पर ज्यादा है, जैसे बेंगा है, अगारिया है, मारिया है, मोरिया है, साओरा है, जुआंग है, बोंडा और खारवार। इस तरह की ये जो जनजातियां हैं, इनको हम जनजातियों के जब लेक्चर में इसको ज्यादा कवर करेंगे, ये जनजातियां भी यहाँ पर निवास करती हैं अलग अलग। तो बच्चों अब इसमें हमने काफी चीजों को कवर किया है। इसमें जैसे एक यारकॉड हिल स्टेशन है, ये शेवरॉय जो कि तमिलनाडु में पूर्वी घाट की श्रेणी है, शेवरॉय सलेम जिले में, वहां पर एक हिल स्टेशन है यारकॉड, वो नहीं भूलना है। और शेवरॉय नाम जो है वो शेवरॉयन एक तमिलनाडु में इष्ट देव है, उनके नाम पर इसको शेवराय पहाड़ी है वो नाम दिया गया है। केरला में हमको ये नहीं भूलना है कि पूर्वी घाट जो है एकमात्र जिले वायनाड जिले में विस्तृत है, और वो एकल पहाड़ी है, वो है कुरुम्बाला कोट्टा नाम से एकल पहाड़ी है, वो वायनाड जिले में है, वो पूर्वी घाट से संबंधित है। इसके अलावा क्रेडल ऑफ ईस्टर्न घाट जो है वो विल्लुपुरम जिला है। विल्लुपुरम जिला जो है वो विशाखापट्टनम का जिला है, इसको विजुपुरम भी कहा जाता है, और ये एक तरह से क्रेडल ऑफ ईस्टर्न घाट कहलाता है, ये जीके में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अरमा कोंडा और सितंबा कोंडा, जिसको कि सर्वे ऑफ इंडिया ने हाईएस्ट पीक माना है, वो यहाँ पर मांडुगुला कोंडा जो श्रेणी है सब रेंज है पूर्वी घाट की, और जो आंध्र प्रदेश के उत्तर और उड़ीसा तक जारी है, इसमें अवस्थित है, ये नहीं भूलना है। और जिंदागढ़ा आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, हाईएस्ट पीक है, जैसे कि वेस्टर्न घाट में अनाई मुड़ी जो है 2695 मीटर ऊंचाई के साथ हाईएस्ट पीक है, ऐसे जिंदागढ़ा जो एनसीईआरटी बुक्स में नहीं दिया हुआ है बच्चों, लेकिन आपको याद रखना है कि यदि आपको ऑप्शन में जिंदागढ़ा आता है तो महेंद्रगिरी जो कि एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई है हाईएस्ट पीक, उसकी जगह आपको लगाना है जिंदागढ़ा जो है ऑप्शन है वो, क्योंकि हाईएस्ट पीक 1690 मीटर ऊंचाई के साथ जिंदागढ़ा ही है। तो इस तरह से बच्चों हमने काफी चीजें इसमें कवर की हैं, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच तुलना भी की है। इसका एक अलग से भी मैं लेक्चर रखूंगी जिसमें दोनों की तुलना को हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। थैंक यू बच्चों।